अस्सलाम वालेकुम। आज की दो बड़ी खबरें हैं। एक तो सानिहा 9 मई में मुलव्वस 60 मज़ीद अफराद को आज मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ दे दी गई, जिसके अंदर हसन न्याजी जो इमरान खान के भांजे, लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर इबाद फ़ारूक, इसके अलावा दो मिलिट्री ऑफिसर्स, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम और एक साहब जो हैं ग्रुप कैप्टन वकास, वो भी उन लोगों में शामिल हैं जिनको 9 मई के बलवे के इल्ज़ाम में सज़ाएँ दी गई हैं। 60 अफराद मज़ीद, इसका मतलब है कि 25 पहले और 60 ये मजमूई तौर पर 85 अफराद हो गए जिनको सज़ाएँ दी गई हैं। और ऐसे मौके पर सज़ाएँ दी गई हैं जब यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और बरतानिया की जानिब से इसको इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था कि फ़ौजी अदालतों से सज़ा का अमल शफाफियत से आरी होता है। और यूरोपियन यूनियन के स्टेटमेंट के अंदर एक और भी सख्त बात ये थी कि पाकिस्तान को जो तजारती सहूलत हासिल है GSP+ की शक्ल में, उसके लिए भी हमने एक दस्तखत किए हुए माहदे के ऊपर कि जो ट्रांसपेरेंसी का तकाजा करता है और इंसानी हकूक़ की पासदारी का मुतालबा करता है, वो भी उन्होंने पैरा अंदर कोट किया हुआ है। तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या ये मामला खुश उसलूबी से आगे बढ़ेगा या बैनुल अक़वामी दबाव का सामना करना पड़ेगा? एक ये बड़ा इशू है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी है, आज उसको इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कई हफ्तों से ये मामला आगे पीछे चल रहा था। आज अली मीन गंडापुर पहले गए और उनकी 1-on-1 मुलाकात कुछ देर जारी रही। बाकी क़यादत को अंदर फौरी तौर पर दाखिले की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन जैसे ही इजाज़त मिली तो फिर सलमान रकम राजा, असद कैसर, साहिबजादा हामिद रज़ा, उमर अयूब और रास नासिर जो थे, ये सब लोग अंदर गए और वहाँ जाकर इमरान खान से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, सियासी मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू भी हुई, जिसमें हुकूमत के साथ बातचीत का अमल आगे कैसे बढ़ाना है। और बाहर निकल कर उसके हवाले से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि 31 जनवरी डेडलाइन होगी इस बातचीत के अमल को मुकम्मल करने के लिए। तो ये दोनों जो मौज़ूआत हैं आज के प्रोग्राम में हम इसको डिस्कस करेंगे। और मेहमान शख्सियात जो आज हमारे प्रोग्राम में हैं, राना सनाउल्लाह खान वज़ीर आज़म के मशीर हैं सियासी अमूर के और सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। खुश आमदीद कहता हूँ राना साहब आपको प्रोग्राम में। इसके अलावा जस्टिस शाहिद जमील साहब और अहमद अवैस साहब वो हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। सबको खुश आमदीद कहते हैं। सर, आपको सबसे पहले मैं स्टेटमेंट सुनाना चाहूँगा जो साहिबजादा हामिद रज़ा ने 31 जनवरी के हवाले से दिया, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। दिखाइएगा जी। खान साहब ने यह कहा है कि मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। जो मुतालबात हैं वो हमारे दो ही हैं। 9 मई के ऊपर एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, और 26 नवंबर ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरा मुतालबा था मेरा, वो तमाम जो सियासी असीरान हैं उनकी रिहाई का था। इमरान खान साहब की रिहाई किसी डील के जरिए नहीं होगी। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। एक दूसरा बयान इससे मिलता जुलता इसी मौजू के ऊपर अलीमा खान का भी था, वो भी दिखा दें। इमरान खान उन्होंने कहा सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। वो कहते मैं कहीं भी जाऊंगा नहीं, मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा। सारे कैदियों को रिहा करें, मुझे कैद में रख लें, लेकिन हाउस अरेस्ट में मैं नहीं जाऊंगा। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकलेंगे। वो इस तरह नहीं कैद से बाहर आएंगे कि हाउस अरेस्ट पे चले जाए। राना साहब, सबसे पहले तो बातचीत का अमल शुरू करने में जिन शख्सियात ने ये कहना चाहिए कि हुकूमत की जानिब से बहुत ही मुस्बत रोल अदा किया या मुस्बत रवैया रखा, आप उनमें शामिल हैं। बातचीत अब शुरू भी हुई, एक मरहला तो उसका हो गया कि इब्तदाई गुफ्तगू हो गई। अब आगे 2 जनवरी से स्टार्ट होना है। तहरीक इंसाफ चाहती है 31 जनवरी तक ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुँच जाए। आपको लगता है कि ये 4 हफ्ते की मुद्दत काफ़ी होगी इसको कंक्लूड करने के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार का आपस में बैठना, इश्यूज़ के ऊपर बात करना, भले कोई एग्रीमेंट हो या ना हो, ये इस निज़ाम की बुनियादी ज़रूरत है। कोई और निज़ाम और तरह से चल सकता होगा, लेकिन पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम जो है वो तो इसके बगैर जो है वो नहीं चल सकता। और ये एक बड़ी ही खुश आइन जो है वो पेशरफ्त है कि पिछले 4 साल जब PTI हुकूमत में थी, हम अपोजिशन में थे, हमारा उस वक्त भी रवैया यही था।
और आपके इल्म में है कि पुलवामा के वाक़े के ऊपर हमने 1.5 घंटा जाके कमेटी रूम के अंदर पूरी अपोजिशन ने इंतज़ार किया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ ले आएँ और उनके साथ उस मसले के ऊपर जो है वो बात हो, लेकिन उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा था। तो इससे पहले भी 2014 से आप ले लें तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इमरान ख़ान साहब ने या PTI ने इस बुनियादी जमहूरी असूल को तस्लीम किया है कि हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ के जो है वो जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। जहाँ तक इसका नतीजा खेज़ होने का तल्लक है 31 जनवरी तक, मैं समझता हूँ कि अगर खलूस नीयत से बात की जाए और एक दूसरे की बात को समझा जाए तो 1 माह का अरसा बहुत है। और वैसे भी अगर ये पेशरफ्त इसमें हो तो फिर जो है वो टाइम को बढ़ाया भी जा सकता है। और इसमें मेरा ये ख़्याल है या मेरी ये तवक्को है कि इसमें पेशरफ्त होगी, और उस पेशरफ्त के नतीजे में अगर कोई थोड़ा टाइम और भी चाहिए होगा तो उसमें फिर इजाफ़ा जो है वो किया जा सकता है। लेकिन इसको शुरू करने और इसको एक ऐसी स्टेज पे लेके जाने पे जहाँ पे ये मालूम हो कि ये फ्रूटफुल है, 1 माह का टाइम काफ़ी है। राना साहब, जो 2-3 बुनियादी बात हैं उसके ऊपर काम किया जा सकता है अगर पॉलिटिकल विल हुकूमत में, आपकी बात से लगता है कि वो पॉलिटिकल विल आपके अंदर मौजूद है। एक वो कहते हैं 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर कमीशन बना दें, तो सज़ाएँ तो हो गई, आप लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया था उस पर सज़ा भी होगी, तो कमीशन बनाने में आपका नुकसान तो नहीं है, बना देना चाहिए। देखिए, कमेटी मेंबर होने के लिए इसका जहाँ पे तो अपनी राय का इजहार करना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर हमारा भी एक अपना नुक्ता नज़र है जो जब कमेटी के अरकान जब बात करेंगे तो हम उनके सामने जो है वो रखेंगे। देखिए, इसमें जो भी वो हमसे मुतालबा करेंगे, ये बात मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, हम उनसे ये तकाज़ा ज़रूर करेंगे कि आप मुल्क में मरवजा कानून और आइन के मुताबिक आप हमें बताएं कि ये किस तरह से हो सकता है या किस तरह से जो है ये जस्टिफाइड है। ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट तो है, ये तो आप नहीं कह सकते ना कि नहीं, आप बना सकते हैं, गवर्नमेंट का इख्तियार है। बहरहाल इस बारे में जो है वो सारी चीज़ उनके सामने जो है वो रखेंगे। कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट मौजूद है, उसमें सारा कुछ लिखा है पे कहाँ पे बन सकता है, कहाँ पे नहीं बन सकता, और उसके बनने में और उस इशू जिसके ऊपर उसने बनना है उसके क्या तकाज़े हैं, उन तकाज़ों के ऊपर अगर कोई चीज़ पूरा उतरती है तो बन जाएगा, अगर कोई पूरा नहीं उतरती फिर उनको हमारी बात जो है वो तस्लीम करना पड़ेगी। दूसरा सियासी कैदियों की रिहाई है, जिसमें डॉक्टर यास्मीन का मैं नाम ले सकता हूँ, बाकी लोगों का उमर चीमा है। आपको मेरे ख्याल में कुछ लोगों के मामले में नरमी ज़रूर बरतनी चाहिए। स्टार्ट तो आप कर सकते हैं कि उनको रिहा करें, केस चलता रहेगा, सज़ा हो जाएगी तो आप पकड़ लीजिएगा। नहीं, इसमें पहली बात तो ये है ना कि जब आप ये बात करेंगे या वो कमेटी बात करेगी कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो सियासी कैदी की एक डेफिनेशन होती है ना। आपको जब पकड़ा था हीरोइन के केस में तो आप सियासी कैदी थे कि जी नहीं? मुझे बिल्कुल सियासी कैदी के, यानी होता ये है कि एक मेंबर पार्लियामेंट, मैं उस वक्त सिटिंग मेंबर था, तो हमने कहा कि भाई हमें वो दें, आप जो एक मेंबर पार्लियामेंट को सहूलत दी जानी है। उन्होंने कहा जी आप नारकोटिक्स के जो है वो मुलज़म हैं, तो ये नारकोटिक्स एक्ट में लिखा हुआ है कि इनको ये सहूलत नहीं मिल सकती, तो इसलिए मुझे एक मंशियात के मुकदमे में कैद एक हवालाती या मुलज़म का ही स्टेटस जो है वो थ्रू आउट 6-7 माह जो मैं रहा हूँ तो मुझे मिला है। क्या ये अच्छा होता है कि मुझे किसी सियासी कैदी का या सियासी अपना जो है वो कारकुन का स्टेटस नहीं मिला। क्या ये अच्छा होता कि इस वक्त जब आप लोग खुद हुकूमत में हैं तो कम से कम जो असल शख्स था जिसने ये इस पूरी मूव को चलाया कि राना सनाउल्लाह पे 20 किलो हीरोइन डालो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो, अब आप उसको पकड़ के उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं? नहीं, देखिए उसमें ये है कि अगर मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम था और ये बात करीने क्यास नहीं थी, ये बात साबित ना हो सकी, आप मुझे बताएं कि अगर मैं किसी क्रिमिनल ऑफेंस को करते हुए जो है वो पकड़ा जाता तो क्या मेरा स्टेटस जो है वो सियासी कैदी का होता? 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं उनमें जो क्या 9 मई के वाक़यात जो है वो कोई पॉलिटिकल वाक़यात हैं?
स्टार्ट तो उसका पॉलिटिकल प्रोटेस्ट से ही था, जो अंजाम है वो अच्छा नहीं हुआ कि दर्रा पे कुछ अड़ गया है तो कोई लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर चला गया। मामला ये है कि मैं आपके घर को जाके आग लगा दूं और फिर कहूं कि मुझे आप सियासी कैदी का जो है वो स्टेटस दें या बेनिफिट दें, तो क्या मिलना चाहिए मुझे? ये तो आप तय करें, क्योंकि आप भी सियासी लोग हैं, किसी ज़माने में सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए थे, तो ये तय करना आप लोगों का काम है कि आपको क्या कहना है। उस वक्त भी तय नहीं हुआ था, आपको पता है कि उन लोगों को फिर बाकायदा सजाएं हुई थी। वो टॉप टियर को तो खैर कुछ नहीं कहा गया था, वो तो एक दो को सजा जो लोग फिर दीवारें फलांग के अंदर गए थे उनको तो किसी ने माफ़ नहीं किया था। शायद जमील साहब आपसे चाहूँगा कि ये जो मामला टेढ़ा, तो इतना मुझे नहीं लगता कि कमीशन बना दिया जाए। आपको लगता है कि बहुत टेढ़ा कमीशन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? थैंक यू वेरी मच जी। कमीशन बनना का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर कानून में वो मौजूद और कुछ चीज़ें एम्बिगुअस हैं जिसमें क्लैरिटी नहीं है, तो कमीशन इसलिए बनाया जाता है कि लोगों को उस क्लैरिटी आ जाए कि उसमें कौन ज़िम्मेदार थे और कौन नहीं थे। तो मेरा ख्याल है इसमें तो कोई अना का मसला ना इनको बनाना चाहिए, गवर्नमेंट को। और लेकिन मेरा ख्याल है मैंने राना सनाउल्लाह साहब की जो बातें सुनी हैं, मैं एक बात से तो टोटली इत्तेफाक करता हूँ कि टेबल पे बैठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और नताइज की परवाह किए बगैर कि नतीजा खेज़ होंगे या नहीं होंगे, जब तक आप टेबल पे नहीं बैठेंगे तब तक कोई मसला भी हल नहीं होगा। और दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जंगों से लेके और वायलेंसेस तक कि उनका हल आपको टेबल पे ना मिलता हो। तो पहले तो मैं इस चीज़ को मैं इनकरेज करता हूँ, मैं राना साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, मैं तो इनको पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही कहूँगा कि एक वो पॉलिटिकल काज के नहीं निकले, देवर आइदर मिसलेड और देयर वाज कॉन्स्पिरेसी, या दोनों तरफ से जो चीज़ें हैं उनको पहले तो रिलीज़ करना चाहिए, गुडविल गवर्नमेंट को देना चाहिए। और गवर्नमेंट का हमेशा पेरेंटल रोल होता है, गवर्नमेंट को अपना वो रोल अदा करना चाहिए। और उसके बाद आप उनको बेल दे के, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि उनको किसी वक्त भी अरेस्ट किया जा सकता है, बट उनको एक एग्जाम्पल बना देना और एक डेटरेंस क्रिएट करना। और ये पैटी लोगों को, मैं अभी कल परसों देख रहा था नेट के ऊपर कंपैरिजन, जो यूनाइटेड स्टेट कैपिटल हिल पे हमला हुआ, उसके बाद 2024 के रॉयट्स हुए यूके में, तो उन सारे लोगों को आम अदालतों में प्रोसिक्यूशन ने इतने बेहतर तरीके से उन केसेस को हैंडल किया, आम अदालतों के पास रखा और उनको सज़ाएं हुई, दुनिया ने उसको देखा वेरी ट्रांसपेरेंट वे। तो मैं तो आज भी जो 26 बंदों को 60 बंदों को और सज़ा हुई है, ये आर्टिकल 10A की टोटल वायलेशन है और ये मसले का हल नहीं है। आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, आपको ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन का मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले जिसकी भी गलती है, ऑपोजिशन की या गवर्नमेंट की, उसको वो एक्सेप्ट करें और उसके बाद जो चीज़ों को आगे रख के उसका सलूशन ढूंढें। थैंक यू। अहमद उवैस साहब, आपसे भी इसके ऊपर राय चाहूँगा। पहले तो ये तश्कील जो कमीशन की है उसके ऊपर राय दे दीजिए, फिर सियासी कैदियों की रिहाई, दो बड़े मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। क्या ये 31 जनवरी से पहले दोनों प्रोसेस के ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है, इसको नतीजा खेज बनाया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि अगर नीयत हो, अक्रॉस द टेबल आप बैठे हुए हैं और अगर नीयत है कि मैटर को रिजॉल्व करके ही हमने फारिग होना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़रा बराबर भी मैं आपको ये कह दूं कि कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कमीशन का बनाना जो है वो किसी एक की फेवर में तो नहीं है, ये तो सॉर्टिंग करनी है आपने। कमीशन बनेगा तो वो ये बता देगा कि भाई कौन कौन लोग हैं ये और कैसे कैसे मुलविस हैं। ये आदमी जो जिसकी जिन जिन लोगों की निशानदही की गई हुई है, वो इसमें इतने पीटीआई के लोग हैं, इतने पीटीआई के नहीं है, और फिर उनकी बाद में डिटेल सामने आ जाएगी कि वो किन किन जगहों से कहां से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से इसलिए ये जब तक, और वो लोग आज से 1.5 साल पहले से वो जेल में है, क्यों? ट्रायल भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जेलें काट रहे हैं बैठे हुए। ये कैफियत है जो
फ्रस्ट्रेट करती है सूरत हाल को, और उसके बाद फिर आपने फौजी ट्रायल। देखिए मैं आपको बताऊं, कमीशन जब इन चीज़ों की निशानदेही कर देगा ना, तो किसी के पास जवाब नहीं रहेगा। इमरान खान तो पहले भी कह चुके हैं, आज से 2-2.5 महीने पहले उनकी स्टेटमेंट बड़ी क्लियरली आई थी और वो बताई भी गई थी सारे मीडिया के ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि भाई जो आप कमिश्नर बना लें, हमारे जितने लोग मुलव्वस पाए जाएंगे हम उनके लिए माजरत भी करेंगे, हम उनके लिए अपोलोजाइज भी करेंगे, और हम कोई रुकावट नहीं पैदा करेंगे। अगर उनका ट्रायल आप करेंगे तो ट्रायल करें, लेकिन फौजी ट्रायल जो है इसकी हम मुखालफत करेंगे। कि ये अभी शाहिद जमील साहब ने जैसे अभी आपके सामने बात की है कि ये आर्टिकल 10A की सीरियस वायोलेशन है, कि फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को आप बुलाकर आप बंद कमरे के अंदर ना किसी को राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन प्रॉपर दें और फौजी ट्रायल करके ये कर दें। इसका एक दूसरा बड़ा नुकसान है जो मैं आपके सामने इसकी निशानदेही करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब आप अपने ही सिविलियन का फौजी ट्रायल करेंगे तो क्या होगा। हीरो का रोल है। राना साहब, मैं इसके ऊपर आपसे भी राय चाहूँगा, क्योंकि ये जो फेयर ट्रायल वाला मामला है, ये पाकिस्तान में तो ये दो हमारे बड़ी मोतबर नाम है जो इसके ऊपर एतराज़ उठा रहे हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसके ऊपर एतराज़ सामने आया। नहीं, बैनुल अक़वामी सतह पे 5 दिन में 7 साल कैद सुना दी जाए, ये कौन सा फेयर ट्रायल है। 15 दिनों में 18 साल कैद की सज़ा सुना दी जाए इस बात पे कि इस आदमी ने कैपिटल हिल में दाखिल होकर मेज़ पे पाँव रखा था, तो 15 दिनों में कौन सा फेयर ट्रायल है। हमारा जो फेयर ट्रायल है यहाँ पे तो 15 दिन में गवाह के ऊपर जरा नहीं मुकम्मल होती, वकील का वकालतनामा नहीं फाइल होता। आप तो 1.5 साल में ट्रायल मामला ये है कि हमारा जो क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है वो बिल्कुल यानी उस स्टेज पे है कि वो डिलीवर कर ही नहीं सका, ना वो कर सकता है। यहाँ पे जो है वो यानी आम अदालत में तो छोड़े, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में केस जो है वो 5-5 साल चलते हैं और उसके बाद भी जाकर उनके जो है वो फैसले नहीं होते। अपीलों का जब सिलसिला शुरू होता है तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते आपको 15-15, 20-20 साल लग जाते हैं। लोग कैद की सज़ा पूरी करके घर चले जाते हैं, उसके बाद उनकी अपील जो है वो सुनवाई के लिए लगी होती है। आप मुझे बताएं कि जो ये लंदन में जो राइट्स हुए हैं उनमें जिस आदमी को ट्वीट करने के ऊपर 7 साल सज़ा हुई है 5 दिनों में, वो 5 दिनों में कौन सा फेयर ट्रायल वहाँ पे जो है वो उन्होंने किया है। मामला यह है कि उनका जो क्रिमिनल अपना सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उन्होंने उसको रिफॉर्म कर लिया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेक होल्डर्स आप उसको हाथ नहीं लगा सकते। यानी आप जो आपका CPC है ना, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आप इसमें मुझे अमेंडमेंट करके दिखाएं। आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आप ये पीका एक्ट में या जो दूसरे जो लाज हैं उनमें आप वो चीज़ें जो है वो अमेंड करने का आप सोचें, उसके बाद देखें कि क्या जो है वो सूरत हाल पैदा होती है। मामला ये है कि सर इन सारी बातों की जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकती कि इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। नहीं तो इनकी आप नहीं सुन लेना, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स नहीं आपके पास, सुन ले। हाँ, तो एंटी टेररिस्ट कोर्ट जो है वहाँ पे जो है वो कोई केसेस जो हैं, एंटी टेररिस्ट एक्ट कहता है कि 7 दिन में केस का फैसला होगा। कोई मुझे बता दें कि एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स को बने जो है वो जितना अरसा हो गया है, किसी एक मुकदमे का किसी एक अदालत में 7 दिन में फैसला किया। 1.5 साल से तो आपने पकड़ा हुआ है ना, तो 1.5 साल में ATC से भी हो जाता है। हाँ, तो नहीं करते ना वो फैसला, नहीं करते। 1.5 साल में ATC से फैसला नहीं होता। नहीं, किसी ने फैसला नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है वो 1.5 साल में जो है वो पूरा होने को आता नहीं है। आप जरा देखें तो सही। ये तो आपके काम था ना, आपने जमा कराने थे। ना, हमारा ये काम नहीं है। अदालतें जो हैं वो हुकूमत के बतायत नहीं है। तहकीक तो पूरी करके आपका काम था ना, प्रोसिक्यूशन जाती पूरी रिपोर्ट्स एविडेंस के साथ। प्रोसिक्यूशन हमारा काम है ना, प्रोसिक्यूशन करके आप मुझे बताएं कि किसी मुल्क में 9 मई जैसे वाकयात हुए हों कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 1.5 साल तक स्टे ऑर्डर दे सकती है? कोई है दुनिया में ये मिसाल? 1.5 साल से उन्होंने स्टे दिए रखा और उसके बाद फिर उन्होंने अब कहा कि जी अब आप जो है ना वो
फैसले जो है वो सुना दें। देखिए मामला ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट से फैसला सुनाने के ऊपर है, ये इशू ऐसा है जिसके ऊपर अभी भी दुनिया सारी सवाल उठा रही है। नहीं, दुनिया आप अपनी अदालतों से सलाह दिलवा सकते हैं। नहीं, मामला ये है कि दुनिया जो सवाल उठा रही है, दुनिया को यहाँ के हालात का पता है। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि बलूचिस्तान में जब बसों से उतार के लोगों को लाइन में खड़ा करके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनके बच्चों, उनकी फैमिली के सामने जो अब गोलियां मारी जाती हैं, और हम कहते हैं पूरी कौम कि जी इंसाफ के कटहरे में लाएंगे, वहाँ पे कोई इंसाफ का कटहरा आप कायम कर सकते हैं? कोई इंसाफ का कटहरा वहाँ पे जाके लग सकता है? वहाँ पे तो फिर वहाँ पे अगर मिलिट्री कोर्ट नहीं बनेगी तो क्या बनेगा फिर? यूरोपियन यूनियन के कहने के ऊपर आप लोग हैंगिंग नहीं करते। नहीं, सुन लें, आप हैंगिंग नहीं करते, सजाए मौत नहीं देते, क्योंकि वहां से तशवीश आती है। यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन को क्या पता कि वहां पे जो है वो बलूचिस्तान में जो है वो क्या हालात हैं? वहाँ पे कोई इंसाफ का कटहरा जो है वो कायम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और पूरी कौम हम कहते हैं ये इंसाफ के कटहरे में पेश करेंगे। मामला ये है कि अगर कोई आदमी कंटोनमेंट में घुस के एक अदारे के जो है वो उसकी दफाई तनसीबात पे, उनके घरों पे जाके घुस के वहाँ पे दफाई तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाए, लूट मार भी करे, आग भी लगाए, आप मुझे बताएं कि उसका फिर मिलिट्री एक्ट में चलान नहीं होगा तो किस में होगा? और मिलिट्री एक्ट का जो चलान है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा तो कहाँ पे चलेगा? वो ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के चलेगा। आपके ख्याल में ये जो 85 लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजा दी, ये सही काम किया? तो भाई वो मिलिट्री एक्ट के वो जो अपना आर्मी एक्ट है उसके तहत चलान हुए ना। आप मुझे बताएं कि जो उस इलाके का सबसे यानी बड़ा कमांडर था, उसके घर में वो घुसे, उसके घर में घुस के सूबाई तनसीबात की उन्होंने लूटमार की, उसके घर को आग लगाई, उनका भी ट्रैफिक कवानीन के तहत चलान करते, आर्मी एक्ट के तहत ही चलान होना था। इमरान का केस किस हिसाब में चलेगा? सुन लेना, आर्मी एक्ट जो है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा तो कहाँ पे चलेगा वो? और फिर आप यूरोप वालों को ये बताएं ना कि यहाँ पे जो आपने बताया, सुन लेना, सुन ले, हम बताएंगे बिल्कुल बताएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो सजाएं हुई हैं, क्या वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो हाई कोर्ट की एम्बिट से बाहर है? मुझे लगता है हाईकोर्ट में ये 10-10 साल वाली सजाएं बचनी मुश्किल होंगी। मुझे लगता है हाईकोर्ट इसके ऊपर सवाल उठाएगी। किसके ऊपर? वो पूछेगी चार्जशीट की तरह बताइए, सारी एविडेंस लाइए। तो बात ये है कि आर्मी एक्ट के तहत जिन लोगों को सजाएं होती हैं, इससे पहले भी तो होती नहीं ना, जो लोग जो बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं, जो बाकी चीज़ों में मतलब उनके आर्मी सर एटीसी में सुन लेना, मेरा तो सवाल कायम है, एटीसी में क्यों नहीं गया? आपको एटीसी में जाना चाहिए था। नहीं, लेकिन बात ये है कि एटीसी में जो उन्होंने आके जाके आर्मी के यानी जो है वो दिफाई तनसीबात पे हमलावर हुए, उनके घरों के ऊपर हमलावर हुए, पैदा होता पता चलता है ये लॉ है, ये कानून है। तो फिर आर्मी एक्ट को फिर मनसूख कर दें। वो 1952 से वो 70 साल से क्या कर रहा है? वो 2 लोग हैं ना फौज, वो अगर वो वैलिड आर्मी ट्रायल करती, 2 जो फौज के लोग नहीं, बाकी सिविलियंस को आप लेके जाते नहीं, उसमें है ये जो अपना जो सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होते हैं वो फिर किस लिए होते हैं? आर्मी एक्ट के तहत। सर वो एक आपने प्रोविजन डाली थी 2014 में, जेट ब्लैक नहीं 2014 जो लोग कोई यानी मिसाल के तौर पे मैं उस वक्त वहाँ लाहौर जो है वो मैं ये मनशियात के मुकदमे में जेल में था, वहाँ पे एक आदमी आया 4 साल उसको सजा हुई थी मिलिट्री कोर्ट से, तो उसे कहा भी क्या हुआ? उसने कहा कि मैं बॉर्डर क्रॉस करके चला गया था, लेकिन गया तो मैं फलां मकसद से था, लेकिन मुझे कहा गया कि तुम नक्शे लेके गए हो, तुमने वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन की है। तो मामला ये है कि आर्मी एक्ट के तहत जो सज़ाएं हुई हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी करेगा। ये चीज़ें जो हैं ये यूरोपीय यूनियन को भी और जो लोग एतराज़ कर रहे हैं उनको बताने वाली हैं, उनको बताई जाएंगी ये चीज़ें। एक ब्रेक करीब आ गया जी, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लाहौर चलते हैं शाहिद जमील साहब के पास। शाहिद जमील साहब, जो टॉक्स का प्रोसेस है उसमें शुरुआत में तो एक चीज़ मुस्बत है कि मेज़ के ऊपर दोनों फरीक बैठ जाएंगे और इसी बातचीत से उम्मीद रखनी चाहिए कि आगे का हल भी निकल आएगा, लेकिन काफ़ी थॉर्नी इशूज़ सामने होंगे, जैसे फ़ौजी अदालतों से सज़ा का मामला है। ख़ुद इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि 24 नवंबर से पहले भी इनका एक इंटरेक्शन चल रहा था और उसमें अवलीन शर्त यह थी कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर हुकूमत फ़ैसला करे। आज जब इनकी मुलाकात हुई है सियासी कमेटी की और बाकी इंटरेक्शन में, हमारे जो रिपोर्टर से अभी तक इतला यही है कि वो कहते हैं कि वो
मुल्की कवानीन के तहत अदालती अमल के ज़रिए इमरान खान की रिहाई में पीटीआई इंटरेस्टेड है। किसी डील या किसी बारगेन के नतीजे में किसी कागज़ पर दस्तखत करके वो उस तरह का अरेंजमेंट नहीं चाहते, बड़ी क्लैरिटी है उनमें। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीकाकार मौजूद होगा कि अंदर बैठेंगे और इमरान खान को छोड़ के रिहा कर देंगे कि जाओ भाई घर चले जाओ, या वही तरीकाकार होगा जो अभी तक डॉक्टर यास्मीन से है या उमर चीमा से है या बाकी लोगों से? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हार्ड लाइंस हैं दोनों साइड पे, जब तक ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तब तक कोई बात आगे नहीं चल सकती। मैं पीटीआई की और इमरान खान साहब के इस स्टैंस को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता जो उन्होंने अब तक टेबल पे बैठने से इनकार किया और या ये कहा कि मैं सिर्फ पावर सेंटर से बात करूँगा, मैं इन लोगों से बात नहीं करूँगा। पॉलिटिशियंस आपको जितना मर्ज़ी नापसंद हों, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है उसकी कुछ भी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो आपको, अगर आपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाना है तो आपको टेबल पे बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं तो इसको इंडोर्स करता हूँ दोबारा कि ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग टेबल पे बैठे हैं। अगली बात कि ये कैसे चलेगा, इमरान खान साहब को रिहा करना है या इन लोगों की जिनकी कन्विक्शंस हुई हैं इनको कैसे रिलीफ मिलेगा, या जो इस वक्त तक उनके कस्टडी में हैं और उनको सजाएं नहीं हुई हैं उनको छोड़ा जाएगा। ये थोड़े से क्वेश्चन हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं, लेकिन स्टेट के लिए टेक्निकल कुछ नहीं होता। अगर आपने एक मसले को हल करना है तो लॉ में आपके पास, प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर है। आज ट्रंप के साथ ये सवाल किए जा रहे हैं कि कैपिटल हिल के जो कन्विक्टेड हैं उनको पार्डन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। ये इन लोगों को आपने किस तरीके से टैकल करना है और इमरान खान साहब को आपने रिहा करना है कि नहीं करना है। मेरा ख्याल है इट शुड बी मोर अ पॉलिटिकल डिसीजन देन अ लीगल डिसीजन। ये मैं इस चीज़ पे मेरा एम्फेसिस है कि अगर आप इसको लीगल टेक्निकलिटीज़ में फंसाएंगे तो फिर आपके पास 100 जस्टिफिकेशन हैं। बेसिक चीज़ है कि आपकी नीयत मुल्क को रिकन्सिलिएशन के बाद आगे चलाना है कि नहीं है। जो मिसट्रस्ट है, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो गवर्नमेंट में, इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक मिसट्रस्ट की फ़ज़ा है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो बैठ के किसी को दूसरे की एश्योरेंस दे सके कि ये आगे मुल्क को इस तरह चलाया जाएगा। उसका वाहिद तरीका है कि ये बैठ के एक इकनॉमिक चार्टर के ऊपर, 25 साल के इकनॉमिक चार्टर के ऊपर एक फ़ैसला लें कि इस मुल्क को हमने इन लाइनों पे चलाना है। कुछ चीज़ों को आप बिल्कुल सर्कल कर दें कि इनको कोई नहीं छोड़ेगा, ये छेड़ेगा, ये सेंसिटिव चीज़ें हैं, और ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको स्मूथ होने दें। हार्ड लाइन्स पॉलिटिशियंस ने ली, पीटीआई की तरफ से भी हार्ड लाइन्स हुई। मुझे लगता है कि ये जो नून लीग है उन्होंने उस हार्ड लाइन की वजह से अपना जो स्टैंस था एंटी इस्टेब्लिशमेंट उसको कंप्रोमाइज़ करके वो इस्टेब्लिशमेंट के परों के नीचे चले गए। तो ये सारी हार्ड लाइंस और आप जो टेबल पे बैठ के चीज़ों को हल नहीं कर पा रहे, ये उसी के नतीजे हैं। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसको अवेल करना चाहिए, और जिस हद तक एक दूसरे को रिलैक्स किया जा सकता है, ये मैं इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा और हुकूमती पार्टियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं है, यहाँ पे कोई डेड लॉक नहीं है। अगर आपकी नीयत है मसाइल को हल करने की तो ये हल हो सकते हैं। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की तरफ जाना चाहिए। अहमद बिजनेस हैं, उनको पॉलिटिकल हैं या नहीं है, ये छोड़ के अगर गवर्नमेंट उनको रिलीज करना चाहती है तो 100 रास्ते। उन्होंने कहा कि जी अगर आप हार्ड लाइंस करेंगे कि ये नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, तो फिर ये चीजें नहीं जाएंगी। पीछे हटते हुए एक गलती हुई है उसे गलती तस्लीम करनी चाहिए और दूसरी को जो है वो दरगुजर से काम लेना चाहिए। तो यहीं पे मामला ख़त्म हो जाता है। मामला ये है कि अगर कोई आपको नुकसान पहुँचाए, आपके घर को आग लगाए और उसके बाद कहे कि ये तो आपने खुद लगाई है, ये फॉल्स लेग ऑपरेशन था, आपने खुद ही मैनेज करके अपने घर को आग लगा ली है,
तो फिर उसके बाद फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? यहीं पे मामला है। अगर इस बात से या इस जज्बे से पहले काम लिया जाता, ये हालात यहाँ तक ना पहुँचते। अब भी अगर इसके ऊपर अमल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये आसानी जिसका उन्होंने जिक्र किया कि होनी चाहिए ताकि ये मामला किसी तरफ लगे, तो इससे ये आसानी पैदा हो सकती है। अहमद, वैसे सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जिक्र किया है शायद जमील साहब ने। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज भी दोबारा दोहराया गया है कि हमने वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कहा है कि पैसे मत भेजे पाकिस्तान, वो अभी कॉल बरकरार है। जब तक इसके ऊपर पेशरफ्त ना हो जाए हम वो कॉल वापस नहीं ले रहे। आज भी ये बात दोहराई गई है। इमरान खान ने बल्कि कहा कि ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आई है उससे पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है किस वजह से कम हुआ है? वो रिमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, $3 अरब, तो लेकिन कॉल उनकी बरकरार है। तो आपको गुंजाइश देनी हो तो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स लेने से पीछे हट जाना चाहिए। देखिए, इससे पहले तो मैं राना सनाउल्लाह साहब की एक दो बातों का जवाब दूंगा जो हकीकत से बिल्कुल हट के बातें की हैं उन्होंने। दूसरी बात ये करते हैं कि जी वो बाहर के ममालिक को क्या पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाहर के ममालिक को सब पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। उनको सब पता है कि यहाँ पे नॉन इलेक्टेड लोग जो है, ये कहते हैं घर जला दिया, नॉन इलेक्टेड लोग जो है वो पार्लियामेंट में काबिज होकर हुकूमत बना के बैठे हुए हैं झूठे ओथ लेके। ये हर एक को पता पाकिस्तान के अंदर। क्या बात करते हैं आप? फिर ये कहते हैं कि जी अदालतें देर कर रही हैं, हमने नहीं कुछ किया। सुनिए, अगर अदालतें देर कर रही हैं तो 8 फरवरी के इलेक्शन से 10 दिन पहले इमरान खान को 3 केसेस के अंदर उजलत के अंदर इस तेजी से सजाएं कैसे सुनाई गई? अगर अदालतें डिले कर रही हो और वो 1.5 साल तक वो काम नहीं कर रहे हैं, वो किसको फॉलो कर रही हैं? रात के 1 बजे तक जज बैठा हुआ जेल ट्रायल कर रहा होता था ड्यूटी रोस्टर से अगेंस्ट। ये शायद सलीम साहब, ये जमील साहब यहाँ बैठे हैं, हाई कोर्ट के माशाल्लाह जज रहे हैं। इनको मालूम है कि ड्यूटी रोस्ट जो है रोस्टर बना हुआ होता है। इतने बजे जज ने जेल ट्रायल शुरू करना है, इतने बजे ख़त्म कर देना है। वो रात के 1 बजे 2 बजे तक किसकी इजाज़त से और किसके हुक्मनामे के पास बैठ के काम करता था वो? ये तरीके कार जो है किसको बता रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये बात ये है कि एक तरफ आपने 1 हफ्ते के अंदर 3 सजाएं सुना के इमरान खान को आपने 14 साल तक के कन्विक्शन दे के उसको जेल में बंद कर दिया, इसलिए कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, लोग मुतनफ़र हो जाएंगे, वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ आपने ये किया कि आपने 1.5 साल तक इसमें इस्टेब्लिशमेंट और ये हैंड इन ग्लव है। ये जब हालात मुल्क में होंगे फेयर ट्रायल की कहाँ बात करते हैं आप? अगर ये हम इंक्वायरी की जो हम बात करते हैं वो इसलिए बात करते हैं हम इंक्वायरी की कि 9 मई को आप ये बता दीजिए कि पंजाब पुलिस कहाँ थी, IG पुलिस कहाँ था और क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? और आप जो IG पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम लाइन दी थी, उस टाइम लाइन के मुताबिक तो 5:35 के ऊपर जुलूस जो था वो कोर कमांडर हाउस के बाहर पहुंचा था और जो फुटेज अंदर के निकल के आई है वो 5:05 के ऊपर दिखा रही है कि अंदर तोड़फोड़ हो रही है, आगे लग रही हैं। और वो लोग कौन थे जो अंदर घुसे हुए थे? इसीलिए तो हम चाह रहे हैं इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी सामने आए। ये कोई बता ये बातें छुपा के कब तक छुपाएंगे? तारीख भी लिखेगी और दुनिया भी जानती है इस बात को। द वर्ल्ड हैज बिकम ए ग्लोबल विलेज। आज जो एक कोने में हो रहा है दूसरे कोने में वो सारी बातें नजर आती हैं, पता लगता है हर एक को। आज मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है। तो खुदा के लिए अभी भी आप होश के नाखून लें और ये जो नेगोशिएशन शुरू हुई है इसको कामयाब बनाएं। इसमें अगर कहें कि जी इमरान खान की पार्टी ने फलां ज्यादती की, उससे 100 गुना बड़ी ज्यादती तो आप कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 97 में हमला किया। साहब, इमरान खान के साथ आप क्या सलूक करेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तहरीक इंसाफ वाले जब भी आपसे बैठेंगे ये जरूर पूछेंगे कि इमरान खान की रिहाई का क्या करेंगे। आपका इस पे क्या जवाब है? देखिए, बात ये है मलिक साहब के अब इस सादगी का कोई क्या जवाब ये कोर्ट का इशू नहीं है कि अवैध साहब आज ये मौका इख्तियार कर रहे हैं कि मुझे तो फौज ने गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था? ये जो है वो एंटी नारकोटिक्स जो है वो फोर्स उसने गिरफ्तार किया था। उसका हेड उस वक्त मेजर जनरल RF मलिक थे
और उस वक्त मिनिस्टर जो थे वो शहरयार अफरीदी थे। अगले दिन शहरयार अफरीदी साहब, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फरदौस जो थी फरदौस आशिक अवान साहबा, और वो जनरल साहब और वज़ीर आज़म साहब, उन्होंने बैठ के बाकायदा। अभी जनरल आरफ मिले आपको बाद में? जी नहीं, मुझे नहीं मिले। तो वहाँ पे बैठ के वो तैयारी करवा रहे हैं, अब वो तस्वीर मौजूद है, और उसके बाद उन्होंने आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मामला ये है कि अब अगर अवैध साहब ये कहते हैं कि जी पुलिस के किरदार का तयन करें 9 मई को, इसके ऊपर कमीशन बना देते हैं, इसके ऊपर कमीशन वो पुलिस के किरदार का तयन करें, लेकिन कभी इसके ऊपर भी कभी कोई कमीशन बनाया कि ये कत्ल हुआ है, ये आग लगी है, ये किसने लगाई है, उसके ऊपर तो FIR होती है, उसके ऊपर जो है एविडेंस होती है, प्रोसिक्यूशन होती है। आप मुझे बताएं कि जो लोग उधर जना हाउस में घुसे हुए हैं, जो वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो वहाँ पे सोटी पे वर्दी घुमा रहे हैं, उनके ऊपर कोई शक है कि ये लोग जो है इन्होंने ये जुर्म नहीं किया, उसके ऊपर जुडिशल कमीशन क्या करेगा? तो ये सारी वो चीजें हैं कि जो बैठ के मैं समझता हूं 9 मई को इमरान खान कहाँ था? टेबल पे डिस्कस हुई। 9 मई को इमरान खान कहाँ था? वो जेल में थे। जेल में थे। इमरान खान की रिहाई के ऊपर आपका क्या जवाब होगा? वो रिहाई का उन्होंने अब मुतालबा जो है वो उन्होंने ले लिया है। अगर वो आएगा ये सवाल वेरी सून आएगा आपके नहीं, उन्होंने आज जो बात की है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा हम नहीं करेंगे। वो उन्होंने कहा थ्रू जुडिशल प्रोसेस है, लेकिन ये टेबल पे आएगी, जुडिशल प्रोसेस आएगा तो फिर बाकी जो उनको जुडिशल प्रोसेस जो है वो क्यों गवारा नहीं है? ये हो सकता है कि वो सबसे पहले ना कहें कि आप पहले दिन इमरान, लेकिन बाद में आपको ये एड्रेस करना है ये सवाल। अगर वो ये मुतालबात रखते हैं तो हम बिल्कुल जिस सेंस में अवैध साहब ने या शाहद जमील साहब ने बात की है कि इस अपॉर्चुनिटी को गनीमत जाना जाए और इसमें कोशिश की जाए कि इसमें आप गौर करेंगे इमरान खान की रिहाई के मुतालबे पर वो पेशरफ्त हो। गौर करेंगे? बिल्कुल गौर करेंगे। बिल्कुल। अगर आप गौर करें तो फिर तो गुंजाइश निकल आती है। आपके गौर करना ही बुनियादी इशू है कि हुकूमत इसको कंसिडर करेगी तो रास्ता निकल आएगा। वो जो भी हमने कोई कंडीशन नहीं रखी कि ये मुतालबा करें, ये ना करें, इसके ऊपर बात होगी, इसके ऊपर बात नहीं होगी। वो जो भी डिमांड लेके आएंगे उसके ऊपर बिल्कुल गौर भी करेंगे, बात भी करेंगे, और इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनी बात भी सामने रखेंगे, वो भी अपनी बात सामने रखेंगे। सारे पढ़े लिखे लोग हैं और एक चीज़ और बता दें, कोशिश करेंगे कि उसका कोई हल निकले, कोई दरमियानी रास्ता। अगर पॉलिटिकल विल हो तो रास्ता निकल आता है, ये नहीं होता कि नहीं निकलता। आप रास्ता निकाल लेंगे जब आपकी सियासी सोच होगी कि हमने इस सिमत में आगे बढ़ना है। जो नई आ रही है काबीना ट्रंप इंतज़ामिया की, ट्रंप इंतज़ामिया कह लें, वो भी एक चैलेंज होगा आपके लिए। अभी तो रिचर्ड ग्रीनेल के बयानात आ रहे हैं जो रोज़ आपको कहते हैं फ्री इमरान खान, लेकिन बाकी लोग भी इसके ऊपर बयानात देंगे। क्या उस दबाव के लिए आप तैयार हैं? वाशिंगटन का परेशान करना हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा? नहीं, देखें, पहले तो बात ये है ना कि क्या गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो इन चीज़ों को वो टेकअप करते हैं या नहीं करते। अगर वो टेकअप करते हैं तो वो कोई मुतालबा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से करते हैं तो हमारे भी बहुत सारे मुतालबात हैं जो रेसिप्रोकल जो है वो किए जा सकते हैं उनसे। तो फिर देखें उसके ऊपर वो क्या जवाब देते हैं। आपके इल्म में है कि इससे पहले भी उन्होंने एक पाकिस्तान में कैद एक पर्सन के लिए उन्होंने बहुत प्रेशर दिया था, तो उसके जवाब में जब हमने कहा कि जी आप ऐसा कर लें, इमरान खान डॉक्टर अफरीदी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये नहीं हो सकता। इमरान एक सियासी जमात का सरबराह है, वो उनका हीरो था। उसके मतलब उनका यही बयान था कि ये हमारा हीरो है। आप तैयार हैं 20 जनवरी के बाद की इंतज़ामिया के लिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो भी इंतज़ामिया आएगी उसको हमारा जो भी यानी फ़ौरन ऑफिस है उसको इंगेज करेगा। ठीक है, उनकी जो भी उनका मुतालबा आएगा। अभी तो ये सिर्फ मीडिया हाइप ही है ना, अभी तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। भले अभी ट्रंप साहब भी बयान दे दें, हो सकता है कोई 2-4 दिन तक। ये बयान देना और चीज़ है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट लेवल पे बात करेंगे तो बिल्कुल उसका जवाब जो राना साहब दबाव आएगा और सवाल भी आएंगे, तैयारी रखिएगा। राना सनाउल्लाह खान, जस्टिस शाहिद जमील साहब और अहमद अवैस साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।